Hello everyone, I am back with the 9th lecture of the chapter Poets and Pancakes from your book Flamingo. In the previous lecture, we discussed that a visitor, some guest was about to visit Gemini Studio, alright? And nobody knew who he was. कोई नहीं जानता था कि वो कौन है. Whether he was a poet or an editor, who he was, nobody knew it. कोई नहीं जानता था. Everybody just knew that he was some Englishman. सब लोग ये जानते थे कि वो कोई इंग्लिश मैन है. और लेकिन जहाँ तक पोइट की बात है तो जेमिनाई स्टूडियो के जो लोग थे, द फैमिली ऑफ जेमिनाई स्टूडियो, द पीपल इन जेमिनाई स्टूडियो barely knew any English poet. They have heard some of the names like T.S. Eliot, Tennyson, Byron and Wordsworth, and very few poets they knew, alright, but nobody knew who the poet who is actually coming to the Gemini Studio and was a guest of S.S. Vasan, who was he? वो कौन थे कोई नहीं जानता था. But after that he visited there and everybody was surprised to see him because he was very tall and serious and very English. After that he addressed the audience. S.S. Vasan also gave him a long speech, but S.S. Vasan also gave a long speech in very general terms because he also didn't knew much about that man. वो भी उस आदमी के बारे में जो आ रहे थे वहाँ पे, उनके बारे में एस.एस. वसन भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने जो लेक्चर दिया वो बहुत जनरल टर्म्स में दिया. ठीक है. आफ्टर दैट द पोएट और द एडिटर जो भी वहाँ आ रहे थे, ही ऑल्सो एड्रेस द ऑडियंस. उन्होंने भी अपने ऑडियंस को अपना परिचय दिया. बट हिज एक्सेंट, हिज स्टाइल ऑफ, हिज वे ऑफ स्पीकिंग was very different because the people there, all the Gemini family, they were Tamilian, they were Madras, they belonged to Madras. They barely knew Hindi or English. उनको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से समझ में ही नहीं आती थी, तो बाकी भाषा तो छोड़ ही दीजिए. But the man was speaking in English, but due to his accent, they were not able to understand a single word. उन्होंने जो भी बोला वहाँ की ऑडियंस को कोई भी बात ज़रा सी भी समझ में नहीं आई बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट, बिकॉज ऑफ हिज वे ऑफ स्पीकिंग. ही बिलोंग टू इंग्लैंड. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो ब्रिटिश होते हैं उनका लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वो अलग होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. तो वो हमारे जो हम लोग जो इरेगुलर इंग्लिश स्पीकर हैं, तो हम लोग के लिए वो समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश में बात करते हैं वो डिफरेंट होता है, उसका एक्सेंट डिफरेंट होता है. अमेरिकन इंग्लिश का एक्सेंट डिफरेंट होता है और ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट डिफरेंट होता है. सबके उच्चारण अलग अलग होते हैं. इसी वजह से उन लोगों को ये बिल्कुल भी, उन्होंने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया. नाउ वी विल डिस्कस फर्दर व्हाट हैपेंड. आफ्टर दैट the poet spoke. He could not have addressed a more dazed and silent audience. जो पूरी ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी, बस घूर रही थी, देखे जा रही थी उनको, और बहुत साइलेंट थी क्योंकि किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं था. किसी को कुछ समझ में आए तो शोर करे ना. जैसे एक होता है कि जब ऑडियंस में जो आपका गेस्ट है, जो स्टेज पे है स्पीकर, वो अगर कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं तो ऑडियंस चीयर अप होती है ना. लेकिन उनको वो बात समझ में भी तो आना चाहिए. या फिर अपने फ़ैन को, यानी कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो बहुत फेमस है, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, वो भी स्टेज पे होता है, तो उसको देख करके ऑटोमेटिकली लोग हूटिंग करते हैं, चीयरिंग करते हैं. लेकिन यहाँ इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो नहीं था. ना ही जो स्टेज पे खड़े इंसान को ये ऑडियंस जानती थी, पहली बात. दूसरी बात कि यहाँ पे जो ऑडियंस थी उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं. तो इस वजह से भी थोड़ी सी भी यू कैन से कोई भी हल्ला गुल्ला आवाज़ नहीं हो रही थी वहाँ पे. और पूरी की पूरी ऑडियंस क्या थी, बहुत सी ज़्यादा शांत थी. नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग. कोई नहीं जानता था कि वो क्या बातें कर रहे हैं. एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सेइंग. और उनका जो एक्सेंट था वो उस हर कोशिश को हरा दे रहा था. वो जो कोशिश कर भी रहे थे समझने की, तो उनके एक्सेंट की वजह से वो उनकी कोशिश जो थी वो नाकाम हो जा रही थी.
द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी से ये ख़त्म हो, जो पूरा कार्यक्रम था वो पूरे 1 घंटे चला। देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद वो पोएट वहाँ से चले जाते हैं। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट, और वहाँ से जो ऑडियंस थी वो भी वहाँ से बैफलमेंट में, मतलब कन्फ्यूजन में वहाँ से चली जाती है। बैफलमेंट, ये वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ है चैप्टर में, बैफल्ड, बैफलमेंट, ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन। तो वहाँ से जो ऑडियंस है वो वहाँ से कन्फ्यूजन में वहाँ से निकल जाती है। ऑलराइट, तो पूरी की पूरी ऑडियंस वहाँ से कन्फ्यूज्ड। क्यों कन्फ्यूज़ कि भैया क्या बोले, ये आए क्यों थे यहाँ पे, इनके आने का पर्पस क्या था आखिर, ये सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे थे और इसी वजह से उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, सारे के सारे कंफ्यूज होकर के वहाँ से चले जाते हैं। व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। What is an English poet doing in a film studio which make Tamil films for simple sort of people? उनके दिमाग में किस तरह के सवाल थे। पहला सवाल कि आखिर हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। दूसरा सवाल कि आखिर एक इंग्लिश पोएट एक फिल्म स्टूडियो में जो कि सिर्फ तमिल फिल्म बनाता है, आखिर यहाँ कर क्या रहा है। सवाल है ना, कि एक स्टूडियो है, जैसे राइटर्स का लेना देना होता है पिक्चर और स्टूडियो से, क्योंकि उनकी लिखी हुई कहानियाँ पिक्चर में अगर कभी बायोग्राफी उठा ली जाती है या कोई उनकी लिखी हुई कोई लिखा हुआ नॉवल पे बेस्ड होता है पिक्चर, तो उनको बुलाया जाता है स्टूडियो में, ताकि वो देखे कि उनके सीन के साथ या उनके जो लिखावट है उसके साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं, उसको डायरेक्टर अच्छी तरीके से शूट कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि जब राइटर लिखता है तो उसके दिमाग में एक इमेज होता है कि अगर ये कभी इस पर पिक्चर बनेगी तो वो इस तरीके का इमेज होगा। तो अगर किसी नॉवेल या किसी किताब पे कोई पिक्चर बनती है तो राइटर्स को बुलाया जाता है। लेकिन बात यह है कि ये जो राइटर हैं वो इंग्लिश हैं, पिक्चर जो स्टूडियो है वो तमिलियन है, यानी वो मद्रासी पिक्चर्स बनाते हैं। तो आखिर इन दोनों का कनेक्शन क्या है, वो यहाँ आए क्यों थे, क्या पर्पस था उनके यहाँ आने का। ठीक है, तो ये भी सवाल एक था। और वो भी जो तमिल पिक्चर बनाते हैं, जो उस स्टूडियो में जो पिक्चर बनती है वो बहुत साधारण पिक्चर बनती है ताकि साधारण से लोगों को समझ में आ जाए। ऐसी बहुत साई-फाई पिक्चर, साई-फाई यानी साइंस फिक्शन और थ्रिलर मूवीज़ और ऐसे पिक्चर्स नहीं बनाते थे उस स्टूडियो में, क्योंकि वो शुरुआती दौर था तो लोग बहुत सिंपल और बेसिक थीम पे पिक्चर बनाया करते थे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल यानी कि सिंपल काइंड ऑफ पीपल के लिए साधारण लोगों को समझ में आने वाले पिक्चर्स बनाता था वो स्टूडियो। तो वहाँ पे एक इंग्लिश पोएट का क्या काम, आखिर वो वहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry। वो बोलते हैं, वहाँ की जो ऑडियंस है वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी जो है ना वो शायद ही अफोर्ड कर सकती है इंग्लिश टेस्ट को अब डेवलप कर पाना। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इंग्लिश नॉवल पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, ना ही इंग्लिश पिक्चर देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब यहाँ पे आप आओगे और आपके एक बार आने से हम जैसे लोग जो हैं हमारी ज़िंदगी में इंग्लिश के लिए एक नया टेस्ट आ जाएगा, तो ये हम लोग इसमें समर्थ नहीं हैं। बहुत लीस्ट अफोर्डेबल है ये हमारे लिए, है ना। हम लोग इसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते, हम लोग इंग्लिश के लिए कोई टेस्ट डेवलप ही नहीं करना चाहते हैं। एंड फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity for his talk about the thrills and travails of an English poet। देखो, people whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry, वो एक पोएट थे। तो लोगों को वहाँ ऐसा लग रहा था ना कि ये अपने जो पोएट है वो प्रचार करने आए हैं। ठीक है, कि होता है ना कि लोग जैसे पिक्चर्स बनती हैं तो हीरो हीरोइन पिक्चर रिलीज़ होने से पहले जगह जगह जाते हैं पिक्चर का प्रमोशन करने के लिए, और पूरी वहाँ मीडिया होती है, वहाँ जितने कास्ट होते हैं पिक्चर के, कास्ट मतलब जो जिन्होंने भी उस पिक्चर में एक्टिंग की है, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, सब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं लाइन से। ठीक है, और स्टेज होता है, वहाँ पे मीडिया उनसे सवाल करती है उस पिक्चर से रिलेटेड,
और फिर वो लोग जवाब देते हैं, तो ऑडियंस को के पास वो क्लिप्स पहुंचती है, फिर ऑडियंस को अच्छा लगता है उस पिक्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना, सुन के अच्छा लगता है तो ऑडियंस जाती है, तो उसको प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को लगा कि जो यहाँ ऑथर, ये जो पोएट आए हैं, इंग्लिश पोएट, वो भी यहाँ यही करने आए हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो अचानक से यहाँ आएंगे और अपने इंग्लिश पोइट्री को क्या करेंगे, प्रमोट करके चले जाएंगे, और हम लोग क्या, हम लोग में तुरंत से क्या आएगा, टेस्ट आ जाएगा, इंग्लिश पोइट्री को हम लोग अच्छा समझने लगेंगे, अच्छा मतलब पसंद करने लगेंगे, क्योंकि अपने लैंग्वेज के लिए एक कनेक्शन होता है, और जो लैंग्वेज आप शुरू से पढ़ रहे हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो उसके लिए एक कनेक्शन होता है। अब सडनली मैं स्पेनिश या रशियन नॉवल उठा करके पढ़ने लगूँ या उसकी पोइट्री पढ़ने लगूँ, तो वो इंटरेस्ट मुझे आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो इनके पास भी इंग्लिश को लेके कोई टेस्ट नहीं है, मतलब इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इंग्लिश, क्योंकि इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो ये लोग इंग्लिश पोइट्री क्यों पढ़ेंगे, तो वो अचानक से वो टेस्ट इनमें आना पॉसिबल नहीं है। द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफिल्ड टू, और जो पोएट जो वहाँ आए थे वो भी बेचारे कंफ्यूज हैं पूरी तरीके से, कि पता नहीं मैं जो बोल रहा हूँ ये लोग कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, इनको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये क्योंकि मैंने बोला ना कि एक इंटरेक्शन होता है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए दो तरफा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप एक तरफ से बोल रहे हो तो सामने वाले से आपको कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वो वन वे कम्युनिकेशन हुआ, वो कंप्लीट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट नज़र आता है। ठीक है, यहाँ भी वही हो रहा था। इसका ये दो मतलब होता है, क्योंकि सामने कोई है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड सिनेरियो था कि सामने वाले जो ऑडियंस है, यहाँ पोएट बोल तो रहे हैं लेकिन सामने वाली ऑडियंस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और ये क्या था, रीज़न था पोएट के कन्फ्यूजन का। ठीक है, पोएट भी कन्फ्यूज थे। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet। और वो ये सोच रहे थे कि या उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जो योग्यता है ना, वो बिल्कुल ब्लैंक है इस जगह के लिए। वो पोएट है और वहाँ के लोगों को इंग्लिश पोएट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो क्या हुआ, sheer incongruity। शेयर इनकॉन्ग्रुइटी, शेयर का मतलब होता है ब्लैंक, बिल्कुल ही खाली, कोरा कागज, पन्ना, है ना। और इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है अयोग्यता। तो वहाँ उनको यही लग रहा था कि मेरी जो इंग्लिश पोएट्री है वो बिल्कुल यहाँ के लोगों के लिए ब्लैंक है, मेरी योग्यता एकदम एक कोरा कागज़ है यहाँ के लोगों के लिए। उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ के जो ऑडियंस है उनको इंग्लिश नहीं आती है या अच्छे से समझ नहीं आती है, ये लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट नहीं रखते इंग्लिश में। और इसीलिए वो जो भी बातें कर रहे थे अपने रोमांच के बारे में और गम के बारे में, थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, क्योंकि उनकी जो पोइट्री होगी उसमें ज़रूर थ्रिल रहा होगा और ट्रेवल्स रहे होंगे, यानी गम रहा होगा, है ना। यही सब मेन थीम तो होता है इंग्लिश या हिंदी में जो कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं, उसका जनरली उसमें हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है, सॉरो होता है, जॉय होता है। ठीक है, तो यही सब, थ्रिल यानी रोमांच और ट्रेवल मतलब गम। तो वो जो भी अपने जर्नी या जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे उसमें थ्रिल या ट्रेवल जिसकी भी बात वो कर रहे थे इंग्लिश पोएट का, वो सब इनके लिए कोरा कागज़ था, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। His visit remained an unexplained mystery। और वो बेचारे आए, चले गए वहाँ से, और वहाँ उनका आना एक अनएक्सप्लेन्ड मिजरी रह गया। अनएक्सप्लेन्ड, जिसको कोई एक्सप्लेन ना कर सका हो। मिस्ट्री, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, एक पहेली के जैसा रह गया, क्योंकि अभी तक जवाब नहीं मिला कि वो आए क्यों थे। ठीक है, तो वो अनएक्सप्लेन था और ये एक पहेली जैसी रह गई। उनका आना
एक पहेली बन के रह गया। नाउ the great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. देखो बहुत बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है यहाँ पे। अब हमारे चैप्टर का एक और फेज खत्म हुआ। मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो पूरा चैप्टर है वो अलग अलग छोटे छोटे इवेंट्स में, छोटे छोटे किस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो कल हमने एक किस्सा शुरू किया था जिसमें विजिटर आए, वो पोएट थे, कोई नहीं आज हमने किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, और आज हमने उस किस्सा को ख़त्म किया कि वो आए, चले गए और उनका आना एक पहेली बन करके रह गया, वो किस्सा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग अब हम लोग दूसरे किस्से को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में अशोकामित्रन के कुछ विचार हैं। ठीक है, जिसको उन्होंने अपने उस बुक में लिखा है कि उनका क्या सोचना है, और वो भी एक इवेंट से ही रिलेटेड है, लेकिन उनके थॉट से शुरू किया है उन्होंने कि वो क्या मानते हैं। ठीक है, उनका एक लाइफ प्रोसीजर है, जो वो सोचते हैं, जो वो मानते हैं जिस चीज़ को, उसको उन्होंने लिखा है और फिर उसको उन्होंने किस्से से जोड़ा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट, जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े लेखक हैं वो लोग भले ये बात नहीं मानते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े लेखक हैं वो भले ये बात नहीं मानेंगे, एडमिट नहीं करेंगे। ठीक है, बट माई कन्विक्शन, लेकिन मेरी आस्था ये है, मेरी पकड़ ये है, मेरा मानना ये है। कन्विक्शन का मतलब बिलीफ। अशोकामित्रन का कहना है ये। ठीक है, ये अशोकामित्रन का मानना है कि माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, और उनका ये जो कन्विक्शन है वो दिनों दिन क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्या कन्विक्शन? दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसूट ऑफ अ जीनियस, कि प्रोज राइटिंग यानी कि कहानियाँ लिखना किसी जीनियस का काम नहीं है और ना ही हो सकता है। ठीक है, एक ट्रू जीनियस का, ट्रू जीनियस का मतलब बहुत प्रतिभाशाली इंसान जो होता है, तो एक प्रतिभाशाली इंसान का ये काम नहीं हो सकता है। क्या? प्रोज राइटिंग। उनका ऐसा मानना है कि प्रोज राइटिंग ये जो काम है, यानी कहानियाँ लिखना, किस्से लिखना, ये एक जीनियस का काम नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ट्रू जीनियस का काम नहीं है और ना ही हो सकता है। भाई क्यों? और ये इनका जो ये थॉट है, इनकी ये जो सोच है, ये दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है ना। मुझे तो सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन अशोकामित्रन ऐसा मानते हैं और दिनों दिन ये स्ट्रॉन्ग भी होता जा रहा है। उनका ये जो बिलीफ है ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कुछ सोचते थे और अब वो धीरे धीरे वो गलत फहमी दूर हो रही है, नहीं, वो सच होता जा रहा है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्यों ऐसा लगता है उनको? हाँ, परसूट, परसूट का मतलब होता है काम। इज नॉट अ परसूट ऑफ अ ट्रू जीनियस। परसूट का मतलब होता है काम या एक्टिविटी, हॉबी। एक्टिविटी या हॉबी। ठीक है, इट इज फॉर द पेशेंट, persistent and persevering drudge. It is for the patient, persistent, persevering drudge। अब इसका क्या मतलब है? उनके हिसाब से, फिर से सुनो, अशोकामित्रन का मानना है कि प्रोज राइटिंग जो काम है वो किसी ट्रू जीनियस का हॉबी या एक्टिविटी नहीं हो सकता है, ना ही है।
ना है ना हो सकता है। मतलब एक ट्रू जीनियस कभी भी प्रोज राइटिंग का काम नहीं कर सकता है, ठीक है। उनके हिसाब से कौन कर सकता है? उनके हिसाब से ये काम कोई एक ऐसा इंसान कर सकता है जो पेशेंट हो, धैर्यशील हो, जिसमें धीरज हो, ठीक है, और परसिस्टेंट हो, जो जिद्दी हो, ठीक है, डिटरमिन्ड, करेंगे तो करके रहेंगे, ठीक है। नाउ यस, परसीवरिंग ड्रज, परसीवरिंग का मतलब ठान लेना किसी चीज़ को, ठीक है, ज़बरदस्त हो जाना, सख्त उस चीज़ को लेकर के, एकदम अपना गोल दिखाई देना चाहिए कि यही चीज़ करना है, मतलब यही चीज़ करना है, ठीक है, शुरू किए हैं तो ख़त्म करके रहेंगे। और ड्रज का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो फिजिकली बहुत मेहनत करता है, ठीक है, कठिन परिश्रम करने वाला, बहुत कड़ी मेहनत करने वाला, लेबर, ठीक है। वैसे तो उनके हिसाब से प्रोज राइटिंग जो करते हैं उनमें ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी, पेशेंट, धैर्य, परसिस्टेंट, जिद्दी, परसीवियरिंग यानी ज़बरदस्त, ड्रज कड़ी मेहनत करने वाला, ठीक है। अब ये बात आप सोचोगे कि जीनियस में भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं। जो जीनियस होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, उनमें किसी फील्ड को लेकर के या वो हर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के वो तेज़ नहीं होते हैं। जो जीनियस होता है ना, वो उनका दिमाग बहुत चंचल होता है, ठीक है। वो हर एक फील्ड में क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, लग जाता है, क्योंकि उनमें वो प्रतिभा होती है, ठीक है। तो वो इतने एक्टिव होते हैं, वो इतने ज़्यादा चंचल होते हैं कि उनका दिमाग स्थिर नहीं रह सकता एक जगह पे, और उनमें फेलियर को और रिजेक्शन को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये बात मालूम होता है कि वो जीनियस है, ठीक है। तो उनमें इतनी उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, उनमें इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा है, उनमें विट है, ये सारी चीज़ें उनको मालूम होती है, इसीलिए उनको फेलियर को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, वो रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वो स्विच करते हैं बहुत जल्दी, अरे ये वाला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हो पाया तो ये वाला चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, परसिस्टेंट नहीं रहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जीनियस का काम नहीं है प्रोज राइटिंग, पेशेंट, जो बहुत धैर्य से काम ले, ठीक है। अगर एक चीज़ फेल हुआ तो ये नहीं कि, क्योंकि देखो सोचने के लिए आपको धैर्य, आपके दिमाग में वो शांति होना चाहिए, है ना, आपका दिमाग पेशेंट होना चाहिए, आप में वो पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रोज राइटर के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना, लेखक है वो अपने दिमाग से नहीं मन से लिखता है, ठीक है। वो मन से इसलिए लिखता है क्योंकि मन को शांत होना ज़रूरी है, जब तक उसका मन शांत नहीं होगा, उसमें धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेगा। सपोज़ एक फोटोग्राफर जैसे है, ठीक है, तो एक फोटोग्राफर सपोज़ एक बहुत अच्छा सीन का फ़ोटो लेना चाहता है, तो उसको पेशेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि सनसेट हो रहा है, सपोज़ वो लैंडस्केप का फ़ोटो लेना चाहता है, तो उसको उस मोमेंट का वेट करना होगा कि सनसेट होगा, उसमें भी एक बहुत खूबसूरत सा आधा सा सन दिखाई देगा, और पूरी वो जो रेडनेस होती है स्काई में, रेड पिंक वाला जो स्काई होगा, एक क्लाउड वहाँ से, उस मोमेंट का उसको वेट करना होगा, और हो सकता है कितना ही वेट करना पड़े, एक दिन का वो काम नहीं है। उसी तरीके से अगर एक लेखक है वो नेचर के बारे में लिख रहा है, तो उसको उस नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए उसमें वो पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। वो एक दिन में अगर एक जानवर की एक्टिविटी या पेड़ पौधे की एक्टिविटी या किसी चीज़ को देखा, वहाँ बैठा, सोचा, लिख लिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वो हर रोज़ वहाँ जाएगा, उसको बैठेगा, देखेगा, उसके साथ कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। उसमें वो धैर्य, उसमें वो धीरज होना चाहिए। उसके बाद परसिस्टेंट, डेली, जिद्दी, जब तक एक अच्छी एंड नहीं मिलेगी, जब तक उस कहानी में वो क्लाइमैक्स नहीं लगेगा, जब तक वो उस कहानी में वो बोलते हैं ना हम लोग की लैंग्वेज में किक नहीं मिलेगी, तब तक लिखेंगे, है ना। जब तक 10 बार रिजेक्ट हो जाए कोई बात नहीं, ये पब्लिश नहीं करेगा कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे, वो पब्लिश नहीं करेगा फिर से लिखेंगे। तो ये वाला परसिस्टेंसी होना चाहिए। और ज़बरदस्त का मतलब होता है कि परसिवियरिंग ड्रज, मतलब मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, वो उसमें वो कठिन, वो बोलते हैं ना हार्ड, उसको सख्त होना पड़ता है कि
मेहनत करना है, ये नहीं कि अब इतना रिजेक्शन मिल गया अब नहीं, अब छोड़ देते हैं कुछ और काम करेंगे, ये वाला चीज़ एक प्रोज राइटर में नहीं होता है। ऑलराइट, नाउ विथ अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। और एक प्रोज राइटर का जो दिल होता है ना, एक प्रोज राइटर का दिल कैसा होता है, श्रंकन होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। मतलब वो अपने हार्ट को ऐसा बना लेता है ना कि कोई भी चीज़ उसको आकर के ना पिंच नहीं कर सकती है, मतलब कोई भी चीज़ उसको इफेक्ट नहीं कर सकती है। कोई रिजेक्शन, कोई गाली, कोई बहुत सारे राइटर्स होते हैं उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, सारे राइटर्स को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। इनफैक्ट अब्यूजिव वर्ड में, ठीक है, उनके लिए ऐसे ऐसे क्रिटिक्स ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि वो अपशब्द होता है। ठीक है, आप लिटरली मैं बता रही हूँ आपको कि क्रिटिक्स या जो आम ऑडियंस होती है अगर उनको कुछ नहीं पसंद आता है तो लोग बहुत अपशब्द बोलते हैं, तो वो भी उनको झेलना पड़ता है। तो उसका हार्ट क्या होना चाहिए, शंकन होना चाहिए, उसका हार्ट सिकुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि उसको ये सारी चीज़ें चोट ना पहुंचा सके। चोट पहुंचाएगा तो वो मेंटली वीक हो जाएगा, मेंटली वीक हो जाएगा तो सोच ही नहीं पाएगा कुछ। तो कोई चीज़ हमें हमारे दिल पे लगती है तब तो वो जाकर के हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, कोई चीज़ हमको हर्ट होती है तब तो वो हमारे माइंड को अफेक्ट करती है ना। तो उसे अपने हार्ट को ऐसा बनाना होगा कि कोई भी चीज़ उसको अफेक्ट ना कर सके। ठीक है, यस, रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। रिजेक्शन का जो पर्ची होता है, यहाँ नहीं तुम्हारा पब्लिश नहीं हो सकता, नहीं तुम्हारा चीज़ रिजेक्ट हो गया, नहीं तुम्हारा लिखावट रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड 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 रिजेक्टेड। तो जो रिजेक्शन स्लिप्स होता है ना, जो पर्ची होती है, वो उसके लिए उसका कोई मायने ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजेक्शन जो वर्ड है हम लोग के लिए वो हार्ट ब्रेकिंग होता है, डेवस्टेटिंग होता है, हम लोग के मॉरल को गिरा देता है, हम लोग को डीमोरलाइज कर देता है, वो हम लोग को तोड़ के रख देता है। रिजेक्शन बार बार खड़े होने का ही हिम्मत को तोड़ देता है। लेकिन उस प्रोज राइटर के लिए रिजेक्शन जो वर्ड है, रिजेक्शन स्लिप जो है, वो डिडंट मीन अ थिंग, वो उसका कोई मायने होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ he at once sets about making a fresh copy of a long prose piece and sends it on to another editor enclosing postage for the return of the manuscript। ठीक है, वो समझो ढीठ हो जाना चाहिए वो, कि अगर वो क्या कर रहा है ना, एक बार एक मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होती है कच्ची लिखाई। जैसे कि हम लोग पहले जो किताब होती है, अगर कोई भी चीज़ को लिख रहे हैं, नॉवेल लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो पहले उसको हाथ, जो राइटर्स होते हैं उसको हाथ से लिखते हैं या प्रिंट करके टाइप करके उसका एक हार्ड कॉपी बना करके ड्राफ्ट के जैसा उसको भेजते हैं पब्लिकेशन हाउस में, वहाँ उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वो जो कच्ची लिखावट होती है उसको बोला जाता है, जिस पे लोग एडिटिंग कर सकते हैं, जिस पे काट छाट कर सकते हैं, ये गलत ये सही, ठीक है, ये वाला पसंद नहीं आया, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है उसको। तो हाथ से लिखी हुई चीज़ जो होती है या कच्ची लिखावट जो होती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है एक राइटर का, वो उसमें वो एक बार अगर उसको निकाल दिया भेजने के लिए पब्लिकेशन हाउस में, तो वो इतना ढीठ होना चाहिए ना कि उसके साथ वो एक पोस्टेज लगा के भेजे। ठीक है, एनक्लोज करे साथ में, मतलब लगा के भेजे। एनक्लोज करना मतलब साथ में लगा, स्टेपल करते हैं ना हम लोग, तो जॉब एप्लीकेशन भेजते हैं तो एप्लीकेशन के साथ अपना रेज्यूमे डालते हैं, तो एनक्लोज करना बोलते हैं उसको, साथ में लगा कर भेजना। तो जो प्रोज राइटर होते हैं उनको इतना ढीठ होना चाहिए कि अगर वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट एक पब्लिकेशन हाउस को भेज रहा है ना, तो साथ में उसके एक पोस्टेज भी भेजे बेशर्म की तरह, कि तुमको नहीं पसंद आएगा, इस तार पे उसको वापस भेज देना। पोस्टेज का मतलब होता है तार। ठीक है, इसी पे उसको रिटर्न कर देना। ठीक है, तो वो देखो कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड है, यानी रिजेक्शन उसको कोई मायने नहीं रखती है ना। उसके लिए उसको पता है कि मैंने लिखा है, इसमें गलती हो सकती है, लोगों को नहीं पसंद आ सकती, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखूंगा। ठीक है, तो उसमें इतनी बेशर्मी होनी चाहिए कि 100 बार भी रिजेक्शन मिले वो बार बार भेजेगा, और हर बार वो अपने साथ एक पोस्टेज लगाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ, ताकि पब्लिकेशन हाउस उसको वापस इसी के पास पहुंचा देगा, है ना। क्योंकि उसको नहीं पसंद आया तो वो रख के क्या करेगा, वो उस तार को क्या करेगा, उसी एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे वो से गया है उसी एड्रेस पे वो वापस उसको भेज देता है। उसको पोस्टेज कहते हैं। ठीक है, पोस्टेज। तो
ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी, और वो जब रिजेक्ट होकर के आएगा वो फिर से एक फ्रेश कॉपी बनाएगा ऑफ अ लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट ऑन टू द अनदर एडिटर, और फिर दूसरे एडिटर को भेजेगा और साथ साथ उसमें पोस्टेज भी लगा के भेजेगा। तो ये क्या है, ये सारी के सारे अशोकामित्रन के हिसाब से ये सारी क्वालिटीज़ हैं। किसकी क्वालिटीज़ है? ये एक प्रोज राइटर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए अशोकामित्रन के हिसाब से। और जहाँ तक अशोकामित्रन ने बताया है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है, क्योंकि ये उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अब ये पर्सनल एक्सपीरियंस उनका कैसे रहा है, वी विल सी दिस और फाइंड दिस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।